भी बताया गया है। तो 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से न्यूज रूम से नितिन चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नितिन, एल्विश यादव समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए जूही, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से कोबरा कांड को लेकर एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि एल्विश यादव को जब 12 दिन के लिए जेल भेजा गया था, उसमें जो NDPRS की जो धाराएं हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके एल्विश यादव को जो है जेल में पेश किया गया था। लेकिन बता दें कि आज फिर से दोबारा से नोएडा पुलिस ने जो है 1200 पन्नों की जो चार्जशीट है वो दाखिल की है। दाखिल करने के बाद 24 जो गवाह हैं उन गवाहों को उसमें सब बयान दर्ज कराए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिस तरीके से सपेरों से संपर्क जो एल्विश यादव का निकला था, लेकिन उस पर साफ तौर पे पुलिस ने कर दिया है कि आखिरकार एल्विश यादव पूरी तरीके से दोषी है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा था लगातार कि एल्विश यादव की मुश्किलें जो हैं बढ़ रही हैं। क्योंकि उससे पहले एल्विश यादव ने एक वीडियो वायरल हो रही थी तो एल्विश यादव ने साफ कर दिया था कि मेरे को ज़बरदस्ती फंसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी और भी किसी के नाम बताए थे। लेकिन उसके बाद लगातार एल्विश यादव को जिस तरीके से आज 1200 पन्नों की जो चार्जशीट नोएडा पुलिस ने दाखिल किया कोर्ट में, आज सूरजपुर कोर्ट में वो पेश की जाएगी। उसके लिए पूरी तरीके से सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ये भी देखा जा रहा है कि एल्विश यादव की जिस तरीके से 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, 24 गवाहों के इसमें जो है साइन है और बयान दर्ज कराए गए हैं, लेकिन उसमें जो कॉल डिटेल थी, कॉल डिटेलों से बताया जा रहा था कि एल्विश यादव का जो है सपेरों से जो है संपर्क रहता था। संपर्क जिस तरीके से जो है एक संस्थान ने जो है एल्विश यादव पे थाना 49 में FIR दर्ज कराई थी, तो पहले उस मामले की जांच पड़ताल चल रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से देखा गया था कि एल्विश यादव की इसमें बड़ी भूमिका बताई जा रही है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि एल्विश यादव सपेरों के संपर्क में रहता था, लेकिन सपेरों को जिस तरीके से जहर का वो काम करता था, पार्टी में जहर वगैरह जो है सप्लाई करने का काम जो है एल्विश यादव के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरीके से साफ कर दिया। नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की जो चार्जशीट है उसे दाखिल किया गया और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई पुलिस की ओर से, इसमें बताया जा रहा है एल्विश समेत जो है 8 लोग हैं, वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें इस लिस्ट में, इस चार्जशीट में शामिल किया गया है? देखिए जूही, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जो है 8 लोगों के नाम इसमें सबसे पहले सामने आ रहे थे, जिसमें 5 सपेरे बताए जा रहे हैं। साथ उसके साथ में सबसे पहले नाम एल्विश यादव का है। साथ उसके साथ जो रेप पार्टी के जो ऑनर थे, जो रेप पार्टी जहां पर चलती थी उस रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट के मालिक का भी नाम बताया जा रहा है। लेकिन उसमें साफ तौर पे ये कर दिया है कि एल्विश यादव जब उस समय NDPRS की जो धारा थी लगा के जो है पुलिस ने उनको जेल भेजा था। जेल भेजने के बाद उनकी जमानत हो गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार कि एल्विश यादव जिस तरीके से बाहर निकले थे जेल से, तो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जो एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल की थी। वायरल करने के बाद लगातार उन्होंने कहा था कि मेरे को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। उसमें मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसकी जांच कराई गई तो जांच कराने के बाद नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट और जो 24 गवाह हैं उन गवाहों को पूरी तरीके से उनमें जो बयान है वो दर्ज कराए गए हैं। उसमें एल्विश यादव के फ़ोन की भी रिकॉर्डिंग जो है सामने आई है। वीडियो कॉलिंग के द्वारा एल्विश यादव किस किस लोगों से बात करता था बताया जा रहा है कि एल्विश यादव जो है सपेरे के संपर्क में रहता था। जो लोग जो है सपेरे हैं जो जहरीला जहर जो है देते थे और सांपों का जो काम करते थे, लगातार उनका जो आरोप लगाया गया था। लेकिन उसके बाद नोएडा पुलिस ने साफ कर दिया कि एल्विश यादव दोषी है, उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 1200 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी तो चार्जशीट में साफ तौर पे यही कहा गया है कि एल्विश यादव के उसमें बयान है और जो 24 लोग गए हैं गवाह हैं उन गवाहों के पूरी तरीके से बयान दर्ज कराए गए हैं। पूरी तरीके से CCTV फुटेज के द्वारा और कैमरे में रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो एल्विश यादव का फ़ोन था, जो 24 लोग हैं उन फ़ोनों की उनके जो है रिकॉर्डिंग करके जो है आज नोएडा पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। जी नितिन, जिस तरीके से आपने बताया कि चार्जशीट में जो है सभी आरोपों के खिलाफ सबूत जो है मौजूद बताए जा रहे हैं, तो अब ऐसे में एल्विश यादव के खिलाफ जो आने वाले दिन हैं कितने मुश्किलों से भरे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल जो ही बात की जाए, जिस तरीके से आने वाले दिन जो है एल्विश यादव की कम होने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मुसीबत सबसे बड़ी होती है। क्योंकि एल्विश यादव ने उससे पहले भी नोएडा पुलिस पे यही आरोप लगाया था कि मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया गया और कहा जा रहा था कि उसके ऊपर जो आरोप है वो झूठे आरोप है। क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस संस्थान में यहाँ पर काम कराया जो संस्थान है उस पर जो है पूरी तरीके से उन्होंने पूरी तरह CCTV फुटेज और जो रिकॉर्डिंग थी वहाँ पर जब निकली गई थी, जब एल्विश यादव जो है रेप पार्टी करने के लिए सेक्टर 51 एक रेस्टोरेंट में आता था, वहाँ पर जो है जहरों का जहरीले सांपों का जो है वहाँ पर पदार्थ किया जाता था, लगातार वहाँ पर बेचा जाता था। लेकिन उससे पहले नोएडा पुलिस ने जो है थाना 49 के अंतर्गत जो थाना है उसमें जो FIR दर्ज कराई थी एल्विश यादव के खिलाफ। जो और भी लोग थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसमें जो है पहले सपेरे को जो है जेल भेज दिया था, लेकिन आज फिर
से दोबारा जब एलविस यादव को जेल भेजा तो एलविस यादव जेल जाने के बाद जब वहाँ से छूटे दोबारा से, तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो वायरल की। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार एलविस यादव यही आरोप लगाते रहे कि मेरे को झूठे आरोपों में जो है फंसाने का काम किया जा रहा है, मेरे को झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन नोएडा पुलिस पहले उस मामले की जांच करती रही। नितिन, अगर बात करें तो जिस तरीके से हाल ही में उन्हें बेल मिली है और लगातार वो और उनके घर वाले जो है कहते रहे कि वो सभी आरोप जो है बेबुनियाद है, झूठे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जो है चार्जशीट दाखिल किए गए हैं और बाकायदा बताया जा रहा है कि इसके लिए सबूत भी मौजूद है उसमें। बिल्कुल, जिस तरीके से एलविस यादव उस समय जेल पहुंचे थे, तो जेल पहुंचने के बाद उनके परिवार के लोग थे, उनकी माताजी थी, उनके पिताजी थे, उन्होंने यही बात एडवोकेट के सामने रखी। जो वकील है, अपने वकील के सामने जब वहां पर पेशी कराई गई तो वकील के सामने यही बातें रखी गई नोएडा पुलिस की तरफ से कि आखिरकार पूरी तरीके से सबूतों को जो है इकट्ठा कर लिया गया है। क्योंकि जो सबसे पहले जो है सबूत दे के जाते हैं एलविस यादव पे, जिस तरीके से रेप पार्टी में वो जहरीले सांपों का जो है पदार्थ करता था, लगातार उनके जहरों को निकलवा के वहाँ पर बेचा करता था। लेकिन उसके बाद लगातार नोएडा पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही थी। क्योंकि पड़ताल होने के बाद लगातार 24 जो गवाह थे, उन गवाहों को जो है पूरी तरीके से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वीडियो कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एलविस यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बढ़ते आगे नोएडा से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अनाथालय में लगी भीषण आग, 16 बच्चों 2 केयर टेकरों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। अनाथालय में घटना के वक्त सभी लोग सो रहे थे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। समय से न मिलती सूचना तो हो सकती थी बड़ी घटना, यानी कि साफ तौर पर जो है अगर समय रहते इसकी जानकारी नहीं मिलती तो बड़ी घटना घटने की संभावना थी। वहीं सेक्टर 26 का यह मामला बताया जा रहा है। सेक्टर 26 स्थित रामकृष्ण विवेकानंद अनाथालय की यह घटना बताई जा रही है, जहां 16 बच्चों 2 केयर टेकरों का रेस्क्यू किया गया है, उन्हें बाहर निकाला गया है। तो ये अनाथालय की में जो है भीषण आग लग गई, जहां लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और लगातार नितिन चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, कहां का है मामला, कैसे लगी आग, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए जी, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से अनाथालय जो है रामकृष्ण के नाम से एक अनाथालय बना हुआ था, लगातार जिस तरीके से जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी बताया जा रहा था। उसमें 16 बच्चे और साथ ही 2 जो है टेक केयर थे। जिस तरीके से वहाँ पर बच्चों की देख रेख के लिए वहाँ पर लोग रखे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार बताया गया था कि कहीं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था। जो गोदाम था उसमें जो कागज रखे हुए थे, उन कागजों में चिंगारी की आवाज़ लग के उसके बाद लगातार उसमें जब आग लगी तो मौके पर जो है दमकल विभाग की गाड़ी पहुँची। गाड़ी पहुँचने के बाद आग को काबू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 27 का मामला है, क्योंकि उसमें साफ तौर पे यही कहा जा रहा था लगातार कि जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आया था, तो जैसे ही फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं प्रदीप चौबे वो मौके पे पहुंचे, उन्होंने जो है आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। लेकिन जो बच्चे उसमें फंसे हुए थे उन बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित का जो है बाहर निकाला गया। रात का ये मामला बताया जा रहा है कि 2 से ढाई बजे की ये घटना थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मौके पे पहुंची पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मची। लेकिन उसके बाद देखा जा रहा था कि जो 16 बच्चे थे और जो 2 टेक केयर थे वो वहाँ पर रह रहे थे, लगातार जो बच्चों की देखरेख के लिए वहाँ पर रखे जाते हैं। लेकिन उसके बाद यही कहा जा रहा था कि आखिरकार शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा था। जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही थी कि किस तरीके से ये आग लगी। लेकिन उसके बाद यही जब मामला जो है पूरी तरीके से छानबीन किया जा रहा है, क्योंकि अनाथालय में जो बच्चे रहते हैं वो जिनकी पूरी तरीके से किस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजामात वहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आग लगी थी, तो आग लगने का जो कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अनाथालय में भीषण आग लग गई और इसमें 16 बच्चे और 2 केयर टेकरों का रेस्क्यू किया गया। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान में बढ़ेगा सियासी पारा। पुष्कर में इस जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अजमेर के पास 4 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे पीएम मोदी। हिंदू वोटरों पर बीजेपी की नजर। तो बड़ी जानकारी, पुष्कर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जहां बताया जा रहा है कि हिंदू वोटर पर जो है बीजेपी की नजर है। और ऐसे में अजमेर के पास 4 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे प्रधानमंत्री। तो एक बार फिर से राजस्थान में सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर एक बार फिर से जनसभा संबोधित करेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। तो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार बीजेपी की ओर से जो है लगातार चुनावी दौर प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और हर जगह जाकर
प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक लगातार जो अपने प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं और एक बार फिर से राजधानी के पुष्कर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही, राजधानी में सियासी पारा बढ़ेगा। पुष्कर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अजमेर के पास 4 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे और बताया जा रहा है कि हिंदू वोटरों पर जो है बीजेपी की नजर बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भी अपने चुनावी जीत का शंखनाद करने पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुष्कर में जनसभा का आयोजन किया जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान में जो है एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम पार्टियां अपने अपने जो है प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और हर तरह से जो है पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य कई जगहों पर जाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। और सीधे चलते हैं रुद्रप्रयाग जहां से हम पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ करें, चलिए आपको सुनाते हैं। हम केदारनाथ जी की बात करते हैं तो बाबा केदार का जो प्रांगण है वो प्रांगण बाबा केदार का स्थान केवल उत्तराखंड, केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हम सबको याद है 2013 में जब आपदा आ गई थी तो 2013 की आपदा के बाद उस केदारनाथ जी के प्रांगण को, उस केदार बाबा के स्थान को फिर से नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया तो बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अनिल भाई बता रहे थे कि यहां से कुछ ही सालों में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन पूरी होने वाली है और इसके पूरा होते ही आप समझ लीजिए कि चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार होने वाला है। हम जिसके बारे में सोच भी नहीं रहे वो होने वाला है। एक से एक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार ने भी अनेक काम किए हैं। अभी मुझे खुशी है कि हमने जो मातृशक्ति के, हमारी महिलाओं के जो उत्सव किए, उस उत्सव में आप सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारी बहनें, हमारी माताएं, उन्होंने दिखाया कि नया भारत कैसे होने वाला है, नया उत्तराखंड कैसे होने वाला है, उत्तराखंड की नई तस्वीर क्या होने वाली है। मातृशक्ति के इन उत्सवों में हम लोगों ने देखा एक से एक अच्छे उत्पाद बनाते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाते हैं, अच्छा अच्छा बुनाई का काम, अच्छा सिलाई का काम, अच्छे खिलौने, एक से एक अच्छी पैकेजिंग के साथ हमारे अच्छे अच्छे यहाँ के हमारे मिलेट्स, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ गई है। भाइयों बहनों, हमने जो मातृशक्ति के उत्सव किए उसके पीछे भी हमारा यही था कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको आगे आना चाहिए। उत्तराखंड में बहुत उनकी संभावनाएं हैं, उनके अंदर हर प्रकार की जो कौशल है वो कौशल से भरी हुई है। इतना अच्छा अच्छा काम करा है। जब हमने यहाँ अगस्त मुनि में हम आए थे उस दिन मुझे बताया लोगों ने कि आज तक अगस्त मुनि में शायद इतनी बहनें कभी एक साथ इकट्ठी नहीं हुई। और जब हमने उनके उत्पाद देखे तो वो उत्पाद इतने अच्छे थे कि कई बार लगता है कि जो उत्पाद हमारे यहाँ पर अपने घरों में बनाते हैं, छोटे छोटे रोजगार और स्वरोजगार के साधन खड़े किए हुए हैं, उन मशीनों से उन उत्पादों में इतने अच्छे हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां जानते हो ना, जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने की अगर किसी के अंदर कौशल है तो हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों के अंदर है। उनकी प्रदर्शन को मैंने जब देखा, मैं कह सकता हूँ भाइयों बहनों, ये हमारा
उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। और देश के अंदर आज जिस प्रकार से सैनिकों के लिए काम हुआ है, मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है कि एक सैनिक के जीवन में कितनी परेशानी होती है। जब वो फौज में जाता है तो परिवार के पीछे लोगों के अंदर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तराखंड की देश की परिपाटी रही है, हंसते हुए, सीना चौड़ा करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने में कभी हमारे उत्तराखंड के लाल, वीर भूमि के लाल पीछे नहीं रहे हैं। आज उत्तराखंड के 1734 से भी ज्यादा जिन वीरों ने अपने देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उनके लिए हम देहरादून में एक बहुत बड़ा सैन्य धाम बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सैन्य धाम को 4 धामों के बाद 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों बहनों, अभी बिपिन रावत जी के बारे में अनिल बलूनी जी ने बहुत विस्तार से बताया। अनिल बलूनी जी ने बताया कि किस प्रकार से जिस वीर जाबाज ने पूरी दुनिया को हिला दिया, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा की, उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने कितने अपमानजनक शब्द कहे, ये हम तो भूल। तो रुद्रप्रयाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में बढ़ेगा सियासी पारा। पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अजमेर के पास 4 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे पीएम मोदी। हिंदू वोटरों पर बीजेपी की नजर। तो राजस्थान में सियासी पारा एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और हिंदू वोटरों पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। अजमेर के पास 4 लोकसभा सीटों को पीएम मोदी कवर करेंगे और चुनावी दौर में पुष्कर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी, हिंदू वोटरों पर बीजेपी की नजर बनी हुई है और खुद प्रधानमंत्री लगातार जनसभा कर रहे हैं अलग अलग जगहों में और इसी क्रम में पुष्कर में भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर के जो 4 लोकसभा सीट है उनको कवर करेंगे और एक बार फिर से जो है चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे जनसभा के दौरान, जनसभा को संबोधित करते हुए। पुष्कर में जनसभा का आयोजन किया जाना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और हिंदू वोटरों पर बीजेपी की नजर बनी हुई है और ऐसे में पीएम मोदी की जनसभा पुष्कर में आयोजित की जाएगी, जहां विजय का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देंगे और अपने जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री के साथ साथ पार्टी के अन्य आला कमान जो है लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं। और एक बार फिर से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड राजस्थान से लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरेंगे, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे और राजस्थान में चुनावी जो रंगमंच है वो सज चुका है। लगातार बीजेपी आक्रामक होकर अपना चुनाव कैंपेन है वो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान दौरे पर हैं। शेखावाटी में वो दौरा कर चुके हैं, पूर्वी राजस्थान में वो दौरा कर चुके हैं और आज ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। ये महत्वपूर्ण सभा इसलिए भी है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने राजस्थान में जीती और इस बार प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि कांग्रेस बड़े दावे कर रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस में सत्ता होते हुए बड़े काम किए थे और 100 दिन में रिमोट कंट्रोल सरकार राजस्थान में। ऐसे में राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मैंडेट देगी। वहीं पुष्कर सभा की बात की जाए तो अजमेर अवैध किला रहा है भाजपा का और नागौर ऐसी सीट रही है जो हमेशा
कांग्रेस का गढ़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 25 की 25 लोकसभा सीटें जहां भाजपा कमजोर है वह मजबूती से जुटकर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी करे और आम जनता भी लगातार जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आ रही है उससे खासा कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनमें भी जोश है। पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे और इस बार आरएलपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए नागौर की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देने आ रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर देश और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव को लेकर जो दृश्य है देखने लायक होगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां की गई है 4000 जो बूथ है उन पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भीड़ के लिए अलग से व्यवस्था की है, बैठक की अलग से व्यवस्था की है, तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो आज सभा में नजर आए। जी लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पुष्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।